हमारी असलियत का पता तो इसे चल जाएगा, मैंने कहा। आज बेला के बंगले में जो कुछ भी हुआ है वो कल के अखबारात में छप जाएगा। बेला हमारी पूरी कहानी अखबारात में छपवाएगी और अपनी मुलाजमा के कत्ल का इल्ज़ाम भी हमारे खाते में डाल देगी। शोशावरी को अखबार के ज़रिए हमारे बारे में पता चलेगा तो बात मुख्तलिफ होगी। हो सकता है वो हमसे बदजन हो जाए और हमारे ख़िलाफ़ कोई कदम उठा बैठे। इसलिए क्या ये मुनासिब नहीं होगा कि इसे एतमाद में लेकर बता दिया जाए? तो फिर सुबह देखा जाएगा। अब तो वो सो गई होगी और मुझे भी अब नींद आ रही है। रत्ना ने कहा। नींद तो मुझे भी आ रही है, मैंने कहा और सूटकेस बंद करके चारपाई के नीचे रख दिया। मैंने एक बार फिर उठकर दरवाजे का कुंडा चेक किया। ये 2 पार्ट का दरवाज़ा था जिसके अंदर की तरफ जंजीर वाला कुंडा लगा हुआ था, लेकिन जंजीर ढीली थी। दरवाजे के पटों में खिला रह गया था और अंदर हाथ डालकर कुंडा आसानी से खोला जा सकता था। अलबत्ता कुंडे में एक मुड़ा हुआ सरिया फंसा दिया जाता था। हिफाजती नुक्ता नज़र से ये निज़ाम भी इस तरह बेकार होकर रह जाता था कि बाहर से एक मामूली सी टक्कर से दरवाज़ा टूट कर अंदर गिर सकता था। लेकिन यहाँ हमें फ़िलहाल किसी के हमले का खदशा नहीं था। इसके अलावा कमरे की पिछली दीवार में कदरे ऊपर चंद ईंटें निकली हुई थीं। इस सुराख से कोई आदमी दाखिल तो नहीं हो सकता था, मगर ईंटें उखाड़कर सुराख को बड़ी आसानी से कुशादा किया जा सकता था। ये चीज़ें मैंने पहले भी नोट की थी, लेकिन इस वक्त इतनी संजीदगी से नहीं सोचा था। और अब चूंकि हमारे कमरे में वो सूटकेस मौजूद था जिसमें कई लाख की नकदी और लाखों रुपए मालियत के सोने के जेवरात भरे हुए थे, इसलिए मुझे बड़ी शिद्दत से अदम तहफ़्फ़ुज़ का ख्याल आ रहा था। रत्ना के ज़हन में भी शायद कोई ऐसी बात थी, इसलिए वो भी नींद में बार बार बेचैनी से करवटें बदल रही थी। मैं भी नींद में कुछ बेचैन नहीं रहा। यशोधर काका सुबह 6 बजे उठकर पार्क में चला जाया करता था। इस वक्त लातादार लोग जॉगिंग और हवाखोरी के लिए पार्क में आते थे। बाज़ लोग दानिस्ता या नादानिस्ता तौर पर पौधों को भी नुकसान पहुँचाया करते थे और बाज़ लोग फूल तोड़कर गुलदस्ते बनाने के चक्कर में रहते थे। और यही यशोधर काका की ड्यूटी थी कि पार्क में आने वाले लोगों को ऐसी हरकतों से बाज रखे। वो 7 बजे तक वापस आ जाता। इस वक्त तक दूसरे माली आ जाते। यशोधर काका नाश्ता करके 7:30 बजे फिर पार्क में चला जाता। आहट सुनकर मेरी आंख खुल गई। कमरे में केरोसिन लैंप जल रहा था। मैंने पहले इधर उधर देखा, फिर उठकर कमरे के खिला से बाहर झांका। यशोधर काका बाहर जा रहा था। मैं दोबारा चारपाई पर लेट गया। इस वक्त 6 बजे थे और मैं जानता था कि 7 बजे के करीब शोशावरी भी उड़ जाएगी और इस कमरे में आकर नाश्ता तैयार करेगी। मैं 1 घंटे तक ऊँगता रहा और फिर दरवाजे पर हल्की सी दस्तक सुनकर मैंने उठकर दरवाज़ा खोल दिया। वो शोशावरी थी। इसने हस्बे मामूल मुस्कुराते हुए दोनों हाथ जोड़कर नमस्कार किया और अंदर आ गई। मैंने दरवाज़ा खुला ही रहने दिया और चारपाई पर लेट गया। शोशावरी ने स्टूव जलाया और चाय बनाने की तैयारी करने लगी। रत्ना इस वक्त गहरी नींद सो रही थी। रात भर की बेचैनी के बाद नींद ने इसे नोच लिया था। मैं चारपाई पर करवट के बल लेटा शोशावरी की तरफ देखता रहा। इसने इस वक्त लहंगा और चोली पहन रखी थी, सर पर चुनरी भी नहीं थी और इस वक्त वो बहुत निखरी निखरी सी लग रही थी। पहले रोज़ जब मैंने शोशावरी को देखा था तो वो बहुत उजड़ी उजड़ी सी लगी थी। बीमारी ने भी इसे निचोड़ कर रख दिया था। इसका हुस्न गारत हो गया था, लेकिन सेहतयाब होने के बाद इसका हुस्न निखर आया था। आंखों में चमक और गालों पर सुर्खी नजर आने लगी थी। वो वाकई बहुत हसीन थी। मैंने पहले ऐसी नज़रों से कभी शोशावरी की तरफ नहीं देखा था। न जाने क्या बात थी कि आज मुझे बहुत अच्छी लग रही थी। मेरी आंखों से नींद का खुमार भी गायब हो चुका था और मैं पलक झपके बगैर इसे देखे जा रहा था। शोशावरी ने भी 1-2 मरतबा मेरी तरफ देखा था और कुसमुसा कर रह गई। चाय बनाकर इसने 3 मग्गों में उंडेली और 1 मग उठाकर मेरी तरफ बढ़ा दिया। वो चारपाई से कुछ दूर चौकी पर बैठी हुई थी। हाथ बढ़ाने के लिए इसे कुछ आगे झुकना पड़ा। इसने मेरी निगाहों का मरकज़ को उतार लिया। इसके साथ ही इसके चेहरे पर सुर्खी सी फैल गई। मैंने इसके हाथ से मग ले लिया और सीधा होकर बैठ गया। शोशावरी ने रत्ना को भी जगा दिया। रत्ना ने चारपाई पर ही बैठे बैठे कुली की और चाय की चुस्कियां लेने लगी। शोशावरी चौकी पर बैठी चाय पीती रही। चाय पीने के बाद मैं बाहर आ गया। सुबह की ताज़ा हवा बड़ी भली लग रही थी। ये बहुत खूबसूरत और शानदार पार्क था। मेरा भी दिल चाहा कि सुबह सवेरे हवाखोरी के लिए पार्क में निकला करूं, मगर मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था। थोड़ी देर बाद रत्ना भी कमरे से बाहर आ गई। वो कुछ देर बाद पास खड़ी रही और फिर क्वार्टर की पिछली तरफ चली गई जहाँ टॉयलेट बना हुआ था। इसके 2-3 मिनट बाद शोशावरी बाहर आ गई। इसने इधर उधर देखा और कुछ कहे बगैर आंगन का टाट वाला पर्दा उठाकर चली गई। शोशावरी की वापसी तकरीबन 5 मिनट बाद हुई।
इसके हाथ में गुलाब की कली थी। करीब आकर इसने कुछ कहे बगैर कली मेरी तरफ बढ़ा दी। मैंने कली लेते हुए इसका हाथ पकड़ लिया। शोशावरी के चेहरे पर सुर्खी फैल गई। इस वक्त रत्ना को आते देखकर मैंने शोशावरी का हाथ छोड़ दिया। रत्ना ने मेरी यह हरकत देख ली थी। इसके होंठों पर बहुत खफीफ सी मुस्कुराहट आ गई। शोशावरी की पुश्त इसकी तरफ थी, इसलिए वो रत्ना के होंठों की मुस्कुराहट नहीं देख सकी। मैं नाश्ता बनाऊं, यशोधर काका आने ही वाला होगा, शोशावरी कहते हुए अंदर चली गई। क्या बात है, बड़े प्यार से फूल पेश किए जा रहे हैं, रत्ना ने करीब आकर सरगोशी में कहा। इसके होंठों की मुस्कुराहट गहरी हो गई। मैंने यहाँ बाड़ में से वो कली देखी थी, मैंने बात बनाते हुए कहा, और मैंने शोशावरी से कहा कि वो कली मुझे दे दे। तुम्हारी नज़र कलियों पर ही पड़ती है, रत्ना बोली। कोई और मौका होता तो मैं तुम्हारा मुंह नोच लेती और इसके भी हाथ तोड़ देती, लेकिन वो चंद लम्हों को खामोश हुई, फिर बात जारी रखते हुए बोली, लेकिन रात को मैं देर तक इस मामले पर सोचती रही हूँ। अगर शोशावरी को हमारी असलियत का पता चल गया तो मुमकिन है वो हत्थे से उखड़ जाए, इसलिए बेहतर यही है कि इसे एतमाद में ले लिया जाए। मैं नहीं जानती कि तुम दोनों में ये चक्कर कब से चल रहा है, लेकिन ये अच्छा मौका है। अगर वो खुद ही जाल की तरफ आ रही है तो फांस लो इसे, इस तरह इसकी जुबान बंद हो जाएगी। बड़ी गंदी बातें करने लगी हो, मैंने इसे घूरा। कभी कभी ऐसी बातें करनी ही पड़ती हैं, रत्ना ने जवाब दिया। नाश्ते के बाद मैं कुछ सौदा लाने के बहाने मार्केट चली जाऊंगी। इस वक्त यशोधर काका भी नहीं होगा, तुम दोनों तन्हा होगे। कोशिश करना वो तुम्हारे जाल में फंस जाए। मैं कुछ कहना चाहता था कि यशोधर काका को आते देखकर खामोश हो गया। इसके हाथ में चंपा के फूल थे। करीब आकर इसने फूल रत्ना की तरफ बढ़ा दिए। लो, तुम्हारे लिए लाया हूँ। रत्ना ने फूल ले लिए। यशोधर काका अपने कमरे में चला गया। मैंने मुस्कुराते हुए रत्ना की तरफ देखा। अब क्या कहोगी, क्या समझूं इसे, कब से चल रहा है ये सिलसिला और क्या मायने है इसके। बस रत्ना ने मुझे टोक दिया। तुम शोशावरी से इश्क की पींगे बढ़ा रहे हो तो क्या इस बूढ़े को कोई हक नहीं के। मेरे हलक से बेख्तियार कहका निकल गया। रत्ना भी हंसने लगी। तकरीबन आधे घंटे बाद शोशावरी नाश्ता तैयार करके कमरे में ले आई। पहले जब वो इस वक्त नाश्ता तैयार किया करती थी तो हम सो रहे होते थे। आज कई दिनों बाद हम नाश्ते के लिए उठकर बैठे थे। नाश्ता करने के थोड़ी देर बाद यशोधर अपनी घास काटने वाली मशीन और खुरपियाँ वगैरह लेकर चला गया। 9 बजे के करीब रत्ना भी मार्केट जाने के लिए तैयार हो गई। मैं भी अच्छी तरह जानता था कि रात वाले वाक़े के बाद रत्ना का इस तरह बाहर जाना खतरे से खाली नहीं था, लेकिन रत्ना के ख्याल में अकेले होने की सूरत में इसके लिए कोई खतरा नहीं था। वो चुनरी सर पर इस तरह उड़ती थी कि घूंघट सा बन जाता था और चेहरा तकरीबन छुप कर रह जाता। वैसे भी इस शहर में बेला के सिवा हमें कौन पहचानता था, और रत्ना के ख्याल में आज तो इसका बाहर जाना और भी ज़रूरी था ताकि मुझे और शोशावरी को खुलकर खेलने का मौका मिले। रत्ना के जाने के बाद मैं बरामदे में चारपाई पर बैठा रहा और शोशावरी अपने कामों में मसरूफ़ रही। अभी ज़्यादा देर नहीं गुजरी थी कि यशोधर आ गया। वह आमतौर पर दोपहर 1 बजे के करीब खाना खाने के लिए ही आया करता था। आज यकीनन कोई ख़ास बात थी जो इस वक्त आ गया था। शोशावरी बेटा, वो कमरे में दाखिल होते ही बोला, मैं म्यूनसिपैलिटी के दफ्तर जा रहा हूँ। हम सब मालियों को बड़े साहब ने बुलाया है, वापस आने में देर हो जाएगी, परेशान मत होना। अच्छा काका, शोशावरी ने कहा, अच्छा हुआ तुमने बता दिया। इसने यशोधर को कुछ पैसे भी दे दिए थे ताकि दोपहर को कुछ ले आए। यशोधर के जाने के बाद हम दोनों अकेले रह गए। गोया मेरे लिए मैदान साफ हो गया था। मैं बरामदे से उठकर अपने कमरे में चारपाई पर नीम दराज हो गया। कुछ देर बाद शोशावरी किसी काम से कमरे में आई तो मैंने इसकी तरफ देखते हुए कहा, 1 गिलास पानी तो पिला दो। शोशावरी पानी ले आई। पानी पीकर मैंने खाली गिलास इसकी तरफ बढ़ा दिया। इसने गिलास लेने के लिए हाथ बढ़ाया तो मैंने दूसरे हाथ से इसकी कलाई पकड़ ली। शोशावरी का चेहरा एकदम सुर्ख हो गया, लेकिन इसने हाथ छुड़ाने की कोशिश नहीं की। मैंने आहिस्तगी से इसे अपनी तरफ खींचा तो मेरे ऊपर आती चली गई। रत्ना ने ठीक ही कहा था कि मेरी मामूली सी कोशिश शोशावरी को पके हुए फल की तरह मेरी झोली में गिरा देगी। मुझे हैरत भी हो रही थी कि शोशावरी इस कदर आसानी से मेरी झोली में किस तरह गिरी है। मैंने तो आज सुबह पहली मरतबा ही ऐसी नज़रों से इसकी तरफ देखा था, लेकिन वो शायद पहले ही कुछ समझ बैठी थी। इशारा पाते ही वो ढेर हो गई थी। तकरीबन 1 घंटा गुजर गया और फिर बाहर आहट सुनकर शोशावरी एकदम मुझसे अलग हो गई और तकरीबन इस वक्त बाहर से किसी आदमी की आवाज़ सुनाई दी। जो कोई भी था यशोधर को आवाज़ दे रहा था। शोशावरी अपनी कैफियत पर काबू पाने की कोशिश करते हुए बाहर चली गई। मैं दरवाजे की ओर से बाहर झांकने लगा मगर कोई दिखाई नहीं दे रहा था। शोशावरी भी आंगन के दरवाजे पर टाट के पर्दे से बाहर चली गई थी। मैं अपनी जगह पर खड़ा रहा। शोशावरी की वापसी तकरीबन 10 मिनट बाद हुई थी। मेरे दफ्तर से आदमी आया था। शोशावरी ने दरवाजे ही में रुकते हुए कहा, पहले तो वो बीमार रही, इसके बाद भी कई रोज़ से नहीं गई। आजकल सियाहत का सीज़न शुरू हो चुका है, गैर मुल्की सयाहों की तादाद यहाँ आ रही है, इसलिए मुझे दफ्तर में रिपोर्ट करने को कहा गया है।
क्या यहाँ बहुत ज़्यादा सयाह आते हैं? मैंने पूछा। तारीख़ी एतबार से राजस्थान हिंदुस्तान का अहम तरीन इलाका है, शोशावरी ने जवाब दिया। इस खित्ते की तारीख़ सदियों पुरानी है, हज़ारों साल कदीम मंदिर हैं। ये जंगजू राजपूतों की सरज़मीन है। यहाँ कदम कदम पर तुम्हें कदीम तारीख़ का एक नया बाब मिलेगा और यही दिलचस्पी गैर मुल्कियों को इस तरफ खींच लाती है। यहाँ हर साल 6 लाख से ज़्यादा गैर मुल्की सयाह आते हैं। तारीख़ी मकामात के अलावा यहाँ सयाहों की और भी बहुत सी चीज़ें हैं। कदीम हिंदुस्तानी रक़्स, मेले, त्यौहार और पुरस्कार रिवायतें। यहाँ गैर मुल्की सयाहों के लिए बहुत सी दिलचस्पियाँ हैं। मैं ज़्यादा तो नहीं फिरा हूँ, लेकिन एक बात मैंने ख़ास तौर पर नोट की है। इसका कोई ख़ास पस मंज़र है या इसे भीड़ चाल ही कहा जाए? मैंने इसके खामोश होने पर कहा। मसलन क्या बात नोट की है तुमने? शोशावरी ने पूछा। यहाँ ज़्यादा इमारतें गुलाबी रंग की हैं। इसकी कोई ख़ास वजह? मैंने दरियाफ़्त किया। हाँ, इसका एक ख़ास पस मंज़र है, शोशावरी ने बताया। शहर 1728 में महाराजा सवाई जय सिंह सानी ने तामीर करवाया था। इस वक्त ज़्यादा इमारतें हल्के सुरमई रंग की हुआ करती थीं, जिन पर सफ़ेद रंग का बॉर्डर लगाया जाता था। 1883 में बरतानिया की मलका विक्टोरिया का शोहर प्रिंस अल्बर्ट जयपुर के दौरे पर आया तो इस वक्त के महाराजा ने हुक्म जारी कर दिया कि शहर की तमाम इमारतों पर गुलाबी रंग कर दिया जाए। ये प्रिंस अल्बर्ट को खुशामदीद कहने का एक अंदाज़ था। बस मैंने हाथ उठाकर इसे मज़ीद कुछ कहने से रोक दिया। तुम वाकई बहुत अच्छी गाइड हो और तुम्हारा अंदाज़े बयान भी बहुत दिलचस्प है। तुम्हें दिलचस्पी की एक और बात बताऊं? शोशावरी ने मुस्कुराते हुए कहा। जयगढ़ फोर्ट किले के बारे में बहुत अरसे से अफवाहें गर्दिश कर रही हैं कि इसके तहखानों में हज़ारों मन सोना और हीरे जवाहरात दफन है। किले में बाज़ लोगों की पुरस्कार सरगर्मियाँ भी देखी गई हैं। हुकूमत को भी शायद इन अफवाहों पर यकीन आ गया और ये किला सयाहों के लिए बंद कर दिया गया। 7 साल तक किले के तहखानों और मुख्तलिफ हिस्सों में खुदाई होती रही, लेकिन हज़ारों मन सोना और हीरे जवाहरात तो क्या, एक ऐसा पत्थर भी नहीं मिला जिसे नादर समझकर शो केस में सजाया जा सके। आखिरकार कुछ अर्सा पहले इस किले को सयाहों के लिए खोल दिया गया। अब भी यहाँ ऐसे बहुत से लोग आते हैं जो वो ख़जाना तलाश करना चाहते हैं। यहाँ अब भी कभी कभी पुरस्कार सरगर्मियाँ देखने में आई हैं, लेकिन आज तक कोई इस दफनीय का सुराग नहीं लगा सका। तुमने क्या फ़ैसला किया है? मैंने पूछा। क्या मतलब क्या फ़ैसला? वो मेरे इस सवाल पर चौंक गई। दफ्तर जाने का, मैंने कहा। मैंने मज़ीद 1 हफ़्ते के लिए माजरत कर ली है, शोशावरी ने जवाब दिया। मेरा ख्याल है इस दौरान तुम लोगों को मेरी ज़रूरत पड़ेगी। हाँ, तुम्हारी ज़रूरत अब बहुत पड़ेगी, मैंने ज़ुमाइनी जवाब में कहा। शोशावरी मेरे करीब ही चारपाई पर बैठी हुई थी। मैंने इसे बाजू से पकड़ कर करीब खींच लिया। अब शोशावरी वो नहीं थी जो 1 घंटा पहले की थी। सिर्फ एक इशारा था और इसने अपने आप को मेरे सुपुर्द कर दिया था और मेरा ख्याल था कि इस मरहले से गुजरने के बाद वो मेरी कोई बात मानने से इनकार नहीं करेगी और ना ही हमारे खिलाफ कोई ऐसा कदम उठाएगी जिससे हमें बल्कि इसे भी नुकसान पहुंचने का एहतमाल हो। इसलिए मैंने इसे एतमाद में लेने का फ़ैसला कर लिया। कल रात तुम लोग बेला से निवड़ने के लिए गए थे। तुम लोगों को देर हो गई तो मुझे परेशानी हो गई थी। वापस आकर तुम लोगों ने आगरे की किसी दोस्त की कहानी सुना दी, लेकिन असल बात क्या है वो तुमने अभी तक नहीं बताई। शोशावरी ने मेरी तरफ देखते हुए कहा। मुझे बात करने का मौका खुद इसने फराहम कर दिया था। मैं चलने में इसकी तरफ देखता रहा, फिर बोला। शोशावरी, अगर तुम्हें पता चले तो हम वो नहीं जो तुम्हें बताया गया था, वो तुम्हारा रद्द-ए-अमल क्या होगा? क्या मतलब? इसने मुझे घूरा। मतलब ये कि रत्ना मेरी पत्नी नहीं है, मैंने कहा। इसे कहीं से भगा कर लाए हो? इसके होंठों पर मुस्कुराहट आ गई। कुछ ऐसी ही बात समझ लो। इसके अलावा कुछ और बातें भी हैं जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ और जानता हूँ हमारी असलियत जानने के बाद तुम्हारा रद्द-ए-अमल बहुत शदीद हो। क्वार्टर की एक सिमत सूखे पत्तों की खड़खड़ाहट की आवाज़ सुनकर मैं खामोश हो गया। शोशावरी एक झटके से मुझसे अलग हो गई और लिबास दुरुस्त करके दरवाजे की तरफ बढ़ गई। कदमों की आवाज़ अब क्वार्टर के सामने की तरफ आ गई और फिर रत्ना की आवाज़ सुनाई दी। इस वक्त 12 बजने वाले थे। रत्ना 9 बजे की गई हुई थी। वो सिर्फ 2 घंटे ही मिले थे और इन 2 घंटों में वो सब कुछ गुजरा था जिसके लिए एक रात दरकार होती है। रत्ना के दोनों हाथों में शॉपिंग बैग्स थे। इसने पहले शोशावरी की तरफ देखा और फिर मेरी तरफ देखने लगी। मैंने मखसूस अंदाज में एक आंख का गोशा दबा दिया। रत्ना के होंठों पर खफीफ सी मुस्कुराहट आ गई। लो भाई ये संभालो। रत्ना ने दोनों शॉपिंग बैग शोशावरी की तरफ बढ़ा दिए। एक थैले में तली हुई मछली भी है, दोपहर के खाने में आएंगे। दोपहर को पकाने के लिए तरकारी भी ले आई हूँ, दोनों मिलकर पका लेंगे। शोशावरी ने दोनों थैले लेकर बरामदे में पड़ी हुई चारपाई पर रख दिए और इनमें से चीज़ें निकालने लगी। रत्ना मटके से पानी निकाल कर पीने लगी। एक थैले में अखबार भी था। अखबार तय किया हुआ था। शोशावरी ने इसे निकाल कर चारपाई पर रखा तो इसकी तय खुल गई और इसकी हेडलाइन सामने आ गई। मैंने भी अंग्रेज़ी
अंग्रेज़ी अखबार की वो हेडलाइन देख ली, रॉ की ऑफिसर बेला की मौजूदगी में पाकिस्तानी दहशतगर्दों के हाथों मुलाजिमा का कत्ल। मैं आगे बढ़कर अखबार उठाना चाहता था मगर मुझसे पहले शोशावरी ने हाथ आगे बढ़ा दिया। गालिबन बेला के नाम से अट्रैक्ट किया था। वो दूसरे काम छोड़कर खबर पढ़ने लगी। इसके चेहरे के तासुरात हर लम्हा बदल गए। बिलाखिर इसने झुका हुआ सर उठाया और मेरी तरफ देखने लगी। ये क्या है? इसकी आवाज़ में कपकपाहट थी। तुम जानना चाहती थी ना कि पिछली रात बेला वाले मामले में क्या हुआ था? मैंने पुरसुकून लहजे में जवाब दिया। मुझे नहीं मालूम कि इस खबर में क्या लिखा है, लेकिन इसमें ज़रूरत से ज़्यादा मुबालगा राई ज़रूर है। जो हेडलाइन से ज़ाहिर होती है बेला की मुलाजमा हमारे हाथों नहीं बल्कि बेला ही के हाथों मारी गई थी। हम पर और भी बहुत से इल्ज़ाम लगाए गए होंगे। बहरहाल मैं चंद लम्हों को खामोश हुआ, फिर बोला, थोड़ी देर पहले मैंने तुम्हें कहा था ना कि तुम्हें कुछ ख़ास बातें बताना चाहता हूँ। अच्छा हुआ तुमने अखबार में यह खबर पढ़ ली। अब मुझे अपनी बात समझाने में आसानी रहेगी। तो क्या ये सच है कि तुम? हाँ, मैंने इसकी बात काट दी। मैं पाकिस्तानी हूँ मगर दहशतगर्द नहीं। जिस तरह तुम ज़्यादती का शिकार हुई हो इस तरह मैं भी ज़्यादती का शिकार हुआ हूँ। रत्ना भी ज़्यादती का शिकार है। अपने साथ ज़्यादती होने के बाद तुम अगर शदीद किस्म के रद्द-ए-अमल का इजहार करती हो तो समाज और कानून के ठेकेदार इसे दहशतगर्दी कहेंगे। हालांकि दहशतगर्द वो खुद हैं जो किसी मासूम और बेगुनाह को इस हद तक दबाते हैं कि वो अपने बचाव के लिए इंतहाई कदम उठाने पर मजबूर कर दिया जाता है, और जब वो बेकाबू हो जाता है तो इसे दहशतगर्द करार दिया जाता है। बहरहाल बैठ जाओ, ये बातें इत्मीनान से करने की हैं। मुझे यकीन है हकीकत जान लेने के बाद कम से कम तुम हम पर ऐसा कोई इल्ज़ाम नहीं लगाओगी। शोशावरी का चेहरा धुआं हो रहा था। वो बार बार खुश्क होंठों पर जुबान फिर रही थी, आंखों में वहशत सी भर गई थी। मैंने रत्ना को इशारा किया, वो पानी का गिलास ले आई। शोशावरी ने एक ही सांस में गिलास खाली कर दिया और चारपाई पर बैठ गई। अखबार अब भी इसके हाथ में था। मैं नहीं जानता था कि इस खबर की तफसील क्या है, मगर हमारे बारे में सनसनीखेज़ इंकशाफ ने शोशावरी को दहशत ज़दा कर दिया था। मैं शोशावरी को लेकर कमरे में आ गया। रत्ना भी स्टूल के करीब चौकी पर बैठी चाय बनाने लगी। मैं शोशावरी को समझाता रहा कि ये सब कुछ कैसे हुआ था। बीच बीच में रत्ना भी बोलती जा रही थी। इसने चाय बनाकर एक कप शोशावरी के हाथ में थमा दिया। लो चाय पियो, मैं तुम्हें बताती हूँ कि ये सब कुछ कैसे शुरू हुआ। वो बोली, मैं जानती हूँ नाजी बेगुनाह है, इसने कोई दहशतगर्दी नहीं की। जो कुछ भी किया अपने आप को बचाने के लिए किया। अगर मुझे इसकी बेगुनाही का यकीन न होता तो मैं कभी भी इसका साथ न देती। मैं क्या, बीसियों लोग इसकी खातिर अपनी जानें दे चुके हैं। क्या वो सब गद्दार थे? नहीं। शोशावरी वो एक लम्हे को खामोश हुई, फिर बात जारी रखते हुए कहने लगी, इंसाफ पसंद हमेशा हक और सच्चाई का साथ देते हैं। माउंट आबू में कन्याकुमारी पर आफत पड़ी थी तो मैंने ख़तरे की परवाह के बगैर इसका साथ दिया था, और फिर मकराना में भी यही सूरत हाल पेश आई। हम जानते थे वो ऐसे गैंग के चंगुल में फंसी हुई है जिसमें बड़े बड़े पुलिस ऑफिसर भी शामिल हैं। हम अगरचे पहले ख़तरात में घिरे हुए थे मगर हमने कन्याकुमारी का साथ देने का फ़ैसला कर लिया क्योंकि हम जानते थे कि वो बेगुनाह और बेकसूर है। अगर कन्याकुमारी हमारी हिमायत पाकर इन लोगों के खिलाफ बगावत पर उतर आई थी तो इसका ये मतलब नहीं लिया जा सकता कि वह आतंकवादी है। वो जो कुछ भी कर रही थी अपने बचाव के लिए कर रही थी। जो शख्स अपना बचाव कर रहा हो इसे दहशतगर्द कैसे कहा जा सकता है? नाजी और मैं कुछ ऐसी ही सूरत हाल का शिकार रहे हैं। हमने जो कुछ भी किया अपने बचाव के लिए किया, और इससे ज़्यादा खौफनाक हकीकत यह है कि कानून के मुहाफिज अपनी क्राइम हमारे खाते में डालते रहे हैं। हमें हवा बनाकर पेश करते रहे ताकि लोगों को हमसे नफरत हो और हमें कहीं पनाह न मिले। लेकिन जो लोग सच्चाई को समझते हैं उन्होंने हमेशा हमारा साथ दिया। रत्ना चौकी से उतर कर चारपाई पर आ गई और शोशावरी को बाजू की लपेट में लेकर अपने साथ लगा लिया। तुम्हें हमारी बेगुनाही का यकीन कर लेना चाहिए शोशावरी, वो कह रही थी। एसीपी सुतेश मेहता के फरार की खबर तुम खुद अखबार में पढ़ चुकी हो और तुम ये भी जान चुकी हो कि वो एक दयानतदार पुलिस ऑफिसर नहीं गैंगस्टर था। तुम्हारी बहन कन्याकुमारी की मौत का जिम्मेदार वही था। अगर वो मुजरिम न होता तो फरार क्यों होता? हमारे मामले को मजीद संगीन बनाने के लिए रोशन लाल के बंगले की आतिशगी और दूसरे जराइम भी हमारे खाते में डाल दिए गए, और गुज़श्ता रात जो कुछ हुआ अखबार की इस कहानी से बिल्कुल मुख्तलिफ है। हकीकत यह है कि मुलाजमा को हम में से किसी ने नहीं, बेला ने खुद गोली मारी थी। इसने गोली नाजी पर चलाई थी जो मुलाजमा को लगी और वो ख़त्म हो गई, मगर बेला ने ये इल्ज़ाम हम पर लगा दिया। अब मैं सिर्फ एक बात पूछना चाहती हूँ। वो एक बार फिर खामोश हो गई और शोशावरी की तरफ देखते हुए बोली, अगर तुम्हें हमारी बातों पर विश्वास न हो तो हम यहाँ से चले जाएंगे।
मुझे विश्वास है, सुशावरी ने धीमे लहजे में कहा, मगर ये जो अखबार में लिखा है कि ये सब झूठ है। रत्ना ने इसकी बात काट दी। मैं अखबार पढ़ चुकी हूँ। इस खबर में सिर्फ इतनी सी बात लिखी है कि हम बेला के बंगले पर गए थे, इससे कुछ बातें पूछना चाहते थे। इस दौरान मेरे और बेला के बीच हाथापाई हुई। बेला ने गोली चला दी जो इसकी मुलाजमा को लगी और इसके बाद हमने बेला को बांध कर डाल दिया और वहाँ से निकल आए। तो दोस्तों, अगली किस्त सुनने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि हर जो आने वाली वीडियोज़ हैं वो आपको सबसे पहले मिलती रहें।